चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। हम छुप नहीं सकते इस बात से कि एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट था आई लीग को नीचे करके आईएसएल को ऊपर करने का, बिकॉज आईएसएल को चमकने के लिए आई लीग का नीचे होना बहुत जरूरी था। आपसे ना मैं ये पूछना चाहता हूँ, आईएसएल जब मैं देखता हूँ, बेसिकली आईएसएल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं रेगुलरली आईएसएल देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, तो उसमें कोचेस में भी फॉरेन कोचेस ही दिखते हैं, असिस्टेंट कोच भी बहुत कम इंडियन दिखते हैं हमें। तो उसमें भी क्या बेहतरी लाने की जरूरत है, इंडियन कोचेस और आपको ज्यादा चाहिए? क्योंकि मे बी लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, अगर आप या इंग्लिश का कम्युनिकेशन इशू है या नहीं है तो आप अच्छे से बता पाएंगे क्या, लेकिन क्या इंडियन कोचेस को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आई लीग और आईएसएल के लेवल पर कि अधिकतर फॉरेन कोचेस ही दिखते हैं आपको वहां पर? जैसे ना अब हम लोग ब्रोकन सिस्टम, अब इसी ब्रोकन सिस्टम को हम कहते हैं कोचेस को कैसे इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरे को जब मैंने अपना कोचिंग करियर स्टार्ट किया, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे साइडलाइन कोचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब मैच एक्सपीरियंस चाहिए एज अ कोच। मुझे उसके लिए मैं दिल्ली बॉर्न एंड ब्रेड हूं, मेरे को एमपी जाना पड़ा, मेरे को असम जाना पड़ा, मेरे को केरला जाना पड़ा, मैंने पूरे देश में मतलब जहां मेरे को काम मिला मैं गया। कोई करता ही नहीं ये चीज। माय पॉइंट इज बिकॉज इंडिया में ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन कम है। तो क्या होता है कि जो हमारे टॉप लेवल कोचेज है उन्होंने इतना एफर्ट नहीं मारा टू पुट देमसेल्व्स आउट देयर। अब मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ जो इंडिया के करंटली जो इंडियन कोचिंग में अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप के साथ ये करा है। यानलो सर ने हिमाचल की स्टेट लीग में काम करा है, दिल्ली एफसी में काम करा है, नेपाल सुपर लीग में काम करा है। दैट इज अ नेम ही कोच्ड इन द आई लीग सेकंड डिवीजन, then went to state leagues, then went to Nepal's top division, then went back to I League। मतलब इतना उन्होंने काम किया कि उनका काम एक certain amount of level पे आ गया। सिमिलर लेवल पे और भी कोचेज हैं जो काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कोचेज काम ही नहीं करते। काम से मेरा मतलब है they don't go out there and put themselves out there। जब तक हम काम नहीं करेंगे हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम अपनी कंटेंडरशिप नहीं डाल पाएंगे जब मौका आता है। फॉर एग्जाम्पल खालिद जमील को एक मौका मिला क्योंकि खालिद जमील 10 साल से अपने आप को शार्पन कर रहा है, तो द मोमेंट दैट अपॉर्चुनिटी केम ही बाउंस्ड ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। बट ये अपॉर्चुनिटीज और भी लोगों के पास आई हैं जो उन पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए बिकॉज़ दे वर नॉट शार्पन। अक्षय भाई, मैं ना थोड़ा पहले जाना चाहता हूँ क्योंकि हमने प्रेजेंट की बात करी, थोड़ी पास्ट की भी बात कर लेते हैं। 50-60s में हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। जो भारतीय फुटबॉल है उसके थोड़ी देर बाद हमारे पास एक प्लेयर आया आई एम विजयन के रूप में, फिर उनके बाद उनके बैटन को पास किया सक्सेसफुली भाईचुंग भूटिया ने। तो 50-60s के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा, तो सिस्टम क्या उस वक्त भी यही था जो अभी सिस्टम है या सिस्टम अलग था उसमें? उस समय का पिरामिड जिसकी बात कर रहा हूँ ज्यादा एफिशिएंट। अच्छा, एफिशिएंट था, मतलब कॉम्पिटिशंस बहुत होते क्योंकि कोई एज सच नेशनल लीग नहीं थी, तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन थे उन्हीं की वैल्यू थी। ड्यूरेंट तो खैर नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन होता है। आप एक प्लेयर साल में कम से कम 30-40, अगर आप चुन्नी गोस्वामी के बारे में अगर पढ़ोगे आपको पता चलेगा वो हर संडे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 मैच खेलते थे। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ इंडिया में आज की डेट में नेशनल टीम के प्लेयर्स 30 मैच खेल रहे हैं सीजन पे, तो सोचो चुन्नी गोस्वामी एक महीने में 35-40 मैच खेल जाते हैं। तो आप चुन्नी गोस्वामी के लेवल को कैसे कंपेयर कर सकते हो किसी करंट इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर से? तो वो जो उस टाइम हमारा जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन की बहुत वैल्यू थी, लोकल कॉम्पिटिशंस की बहुत वैल्यू थी। हर गांव का एक टूर्नामेंट होता था, हर स्टेट के 3-4 टूर्नामेंट्स होते थे। तो आप एक प्लेयर अभी यूपी में कोई टूर्नामेंट खेलने आया है, फिर वो साउथ में कोई टूर्नामेंट खेलेगा, फिर वो नॉर्थ ईस्ट में जाके कोई टूर्नामेंट खेलेगा, तो उसको गेम टाइम इतना मिल जाएगा। जैसे मेरे कोच साहब थे, उन्होंने मेरे को बताया था भाईचुंग भूटिया बिफोर ही बिकेम बिग ही यूज्ड टू इन द नॉर्थ ईस्ट स्कोर 6 गोल्स इन अ सिंगल मैच। लोकल टूर्नामेंट्स होते थे, भाईचुंग भूटिया आता था एक मैच में 6 गोल मारता। तो जो अब सोचो अगर कोई प्लेयर लोकल कॉम्पिटिशन में 6-8 गोल मारेगा तो उसके बारे में पता कैसे नहीं चलेगा? पता तो चल ही जाएगा ना। तो उस समय लोकल कॉम्पिटिशंस की बहुत वैल्यू थी। तो उस वहां पर से टैलेंट स्काउटिंग वर्ड गलत है, बट इतना गेम टाइम मिलता था कि जो परफॉर्मेंस कर रहा था वो बहुत ही अपने आप ही टॉप लेवल का प्लेयर। नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होते थे, नंबर ऑफ प्लेयर पूल बहुत बड़ा था, प्लेयर पूल प्रोफेशनल बनाने के चक्कर में हमने नंबर ऑफ मैचेस डिक्रीज कर दिए। जब अब जैसे इंडिया में एक रूल है, आप एक साल में सिर्फ 2 क्लब से खेल सकते हो, करेक्ट? अब इंडिया में कोई लीग ऐसी नहीं जिसमें 10 से ज्यादा मैच हो। समझ गया आपकी बात, समझ गया। तो मैक्सिमम आप साल में 20 ही खेल। में गिरावट आई और कंपटीशन के लेवल में भी गिरावट आई। करेक्ट। पहले क्या होता था, कोई प्रोफेशनल टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन आप 30 टूर्नामेंट खेल जाते थे, तो 30 में अगर एक टूर्नामेंट में 4 गेम भी खेले तो आपने 100 गेम से ज्यादा खेल लिया। लेकिन अब क्योंकि एएफएफ का रूल है, दो ही क्लब से खेलोगे आप, तो एक क्लब से अगर आपने 20-30 मैच खेल लिया तो दूसरे क्लब से मैक्सिमम कितने 10 गेम खेल लोगे। तो आप कैलेंडर में 30-40 से ज्यादा मैच फिट कर ही नहीं पा रहे हो। अगर कोई प्लेयर कहता है ना कि नहीं मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को खेलना है, तो भी वो उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
की वजह से फॉर एग्जांपल मैं चाहता था एक प्लेयर को साइन करना रिसेंटली, बट उसके 2 क्लब्स हो चुके थे तो खेल ही नहीं पाया। उन 2 क्लब्स मिलाकर उसने सिर्फ 18 मैच खेले, तो 18 मैच में उसका सीजन खत्म हो गया। मैं इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ मतलब बॉडी के बारे में, एज ए प्लेयर, अगर जैसे कोई प्लेयर है जो यहाँ पे हमारा इंटरव्यू देखेगा और उसको अगर फुटबॉल प्लेयर बनना है, प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर, तो उसको पता है कि स्किल्स हैं और आपको खेलना है, लेकिन फिटनेस वाइज मतलब हमें क्रिकेट, क्योंकि इंडिया में बाय डिफॉल्ट क्रिकेट हमारा नेशनल गेम नहीं है, लेकिन क्रिकेट हमारा बहुत पॉपुलर गेम हो चुका है। मेरा सवाल है कि फिटनेस के लिए मतलब क्या चीजें का ध्यान रखना पड़ता है एज अ प्लेयर? अगर आप एक गोलकीपर बनना चाहते हैं, एक प्लेयर बनना चाहते हैं, तो फिटनेस का क्या स्टैंडर्ड आपको मीट करना है, क्या ख्याल रखना है, डाइट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा पता है? मैं आपको ना अगर इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके एक सवाल बताऊं, क्योंकि अगर कोई आपके ऑडियंस में ऐसे यंग बच्चे हैं जिनको फुटबॉलर बनना है, मैं उनको पहली एडवाइस पता मैं क्या दूंगा? डाइट से पहले बताऊं क्या? अपनी पढ़ाई अच्छे से, अगर तुम पढ़ाई अच्छे से करोगे ना, और तुम्हारा एक लाइफ में केओस नहीं होगा। बैकअप के लिए आप क्या? बैकअप से ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ फुटबॉल को बैकअप बना के चलो, क्योंकि फुटबॉल एक इतनी अनसर्टेन इंडस्ट्री है ना कि जब आप 21-22 साल के हो जाओगे तो हम अनाथ सा कर देते हैं अपने फुटबॉलर्स की, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फुटबॉल खेलते हैं, फिर 19-20 साल की उम्र में उन्हें पता चलता है मैं डाइट के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, मैं जाके बोल दूं इतना कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इंडिया में आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता एक सर्टेन अमाउंट ऑफ। मैं अगर अभी आपको बोल दूं इतना ग्राम प्रोटीन लेना है, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको गया इतना पनीर कैसे खरीदूंगा, इतना प्रोटीन पाउडर कहाँ से खरीदूं, सप्लीमेंट्स कहाँ से लाऊं मैं? तो अब मैं अभी आपको ट्रेनिंग तो चलो ठीक है आप अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन वो सब अगर मान लो आपकी पढ़ाई आपने अच्छे से करी, आप एक सर्टेन 10-15 हजार रुपए अपनी खुद की कैपेसिटी पे कमा सकते हो, तो फ्यूचर में आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फुटबॉलिंग करियर बन गया तो बन गया, अदरवाइज आप एटलीस्ट मेंटली आप स्टेबल रहोगे, और आप अगर 19 पे नहीं बना पाए तो 22 पे ट्राई कर सकते हो, 22 पे नहीं बना पाए तो इवन 24 पे एक बार सोचो कि नहीं यार एक बार 1 साल और ट्राई करता हूँ। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो इट्स नॉट ऑल इन और ऑल आउट वाली बात नहीं, आप ट्राई कर पाओगे ओवर लॉन्गर पीरियड फ्रेंड, कि मैं अभी ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2 साल बाद ट्राई। अपना करियर बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रोफेशनली नहीं खेलते हो, अगर आप प्रोफेशनली नहीं खेलते हो 12 से लेकर 18 के बीच, तो बॉल उठाओ, फिटनेस ठीक है, वो उससे पहले डेली के मिनिमम 5000 टचेस 2000 टचेस एक बॉल पर। अच्छा, लेकिन इसमें अलग होगा ना अभिषेक भाई, गोलकीपर की ट्रेनिंग एकदम नहीं, ये तो मिनिमम है। अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिक्स में जाऊं तो 6 चीजें जो 3 पर्टिकुलर चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जो कि बेसिकली 3 नहीं 6। आपका फर्स्ट टच राइट और लेफ्ट दोनों पैरों से, आपकी पासिंग रेंज दोनों पैरों से, शॉर्ट पास एंड लॉन्ग पास, एंड मूवमेंट विद द फर्स्ट टच। ये 3 या 6 चीजें आप एक वॉल के साथ खड़े होकर कर सकते हो, और आप डेली के 2000 टचेस करोगे तो आप 6 महीने का गेम 3 गुना बेटर हो जाएगा, 4, 5, 6, 10 गुना बेटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है। रही बात फिटनेस की, फिटनेस के लिए आप यू कैन स्टार्ट बीइंग टेकिंग केयर ऑफ योर कैलोरीज, आप डेली रनिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट बियॉन्ड दैट आपको फुटबॉल में ये बहुत मिथ है कि फुटबॉल की सर्टेन अमाउंट ऑफ फिटनेस, फुटबॉल की फिटनेस आप 6 महीने में खींच सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जो कि ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं भी है, 6 महीने अगर आप एफर्ट डालोगे तो आप अपनी फिजिकल कैपेसिटी को सर्टेन लेवल पे ला सकते हो, लेकिन टेक्निक को नहीं ला सकते। अच्छा अभिषेक भाई, आप एक कोच है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, करंट अगर आप सुनील छेत्री की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे जानना है कि अभी जो नेशनल साइड में प्लेयर्स हैं नेशनल टीम में या फिर आईएसएल या आई लीग में आपने किसी प्लेयर को खेलते हुए देखा, आपको देख के मजा आता है, आपको लगता है कि यार ये बड़ा प्लेयर बनेगा? बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारे पोटेंशियल है। सुरेश वांगजाम हमारा एक मिडफील्डर है जिसमें इंजन इतना अच्छा है कि वो एशियन लेवल पे कम्पीट कर सकता है। सना सिंह हमारे पास बहुत सालों बाद एक ऐसा सेंटर बैक है जो कि पैर अच्छे चलाता है। अनवर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटर बैक, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटर बैक। आई डोंट नो लाइक इंडिया में कोई इसको कम्पीट नहीं करता, इज दैट गुड। बाकी अगर मैं बताता हूँ प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपटीशन, ये लोग अपने आप को पुश नहीं कर पाएंगे जब तक इनको कंपटीशन नहीं मिलेगा। अपुया मैं आपको बताता हूँ, अपुया में एशियन लेवल का पोटेंशियल, अपुया में इतना पोटेंशियल है कि वो एशिया के टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में जा सकता है, बट वो कैसे जाएगा अगर वो अपने आप को पुश ही नहीं कर पाएगा एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड। अब वो एक प्रॉब्लम है। जब तक उस फॉर एग्जांपल एक होता है कंफर्ट जोन, अगर मुझे पता है कि मैं बेंच नहीं होऊंगा तो मैं एक सर्टेन लेवल के ऊपर क्यों जाऊंगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? फॉर एग्जांपल अगर मेरे बेंच पे एक ऐसा प्लेयर है जो मेरे को रिप्लेस कर ही नहीं सकता तो मैं अपने आप को पुश करना बंद कर दूंगा, क्योंकि 17-18 ईयर ओल्ड अपने आप को पुश कर सकता है क्योंकि वो शायद मोटिवेशन ढूंढता है। वंस यू टर्न 23-25 परफॉर्मेंस एनहांस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक्सपोनेंशियली ग्रो करना। तो अगर मैं एक 7 आउट ऑफ 10 प्लेयर हूं तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं 7-7-7 दूं, ना कि मैं 8 वाला बनूं। बिल्कुल। तो वो एक जो छोटा सा डिफरेंस है ना, उसकी वजह से हम
पोटेंशियल अगर मैं पर्सनली मुझे अपुया बहुत पसंद है। अपुया बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन अपुया के अंदर जो बॉल को लेके सेंस है ना, वो बहुत टाइम से हमारे मिडफील्डर्स में नहीं था। मैं अपुया का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अपुया इस समय सबसे ज्यादा पोटेंशियल मुझे उसी में लगता है। बाकी एक आईएसएल में इस साल रोशन करके एक प्लेयर है बेंगलुरु का, मेरे को वो बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा। अगर अपुया एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा अभिषेक भाई यहाँ पे ना। एक तो मेरे को सवाल ये है कि क्या आपने प्रॉब्लम्स बता दी हमें, हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया कॉम्पिटिशन्स को और प्लेयर्स को। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप फेडरेशन में होते या फिर अगर आप हम डिसीजन मेकर होते तो क्या 2-3 चीजें हम बेहतर कर सकते हैं अभी से कॉम्पिटिशन्स को ठीक करने के अलावा, उनका लेवल ठीक करने के अलावा, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं जो हमें फास्ट पीस रिजल्ट दे सकता है, मतलब एक साल। एक चीज जो अगर अभी अगले साल में हो सकती है और अगर वो हो जाए तो हम 5 साल में हमारे इंडियन फुटबॉल की शक्ल बदल जाएगी, जो कि पिरामिड फिक्स करना। अगर आपने पिरामिड फिक्स कर दिया ना तो हम 5 साल में एफसी कप जा रहे हैं, फैक्ट। बहुत लाइक अगर हमने स्टेट लेवल, अगर स्टेट्स को कंपल्शन करवा दी कि तुमको लीग करानी है, और फिर हमने फेयरली टीम्स को प्रमोशन रेलीगेशन शुरू कर दिया। 2 चीजें, पहली चीज है प्रमोशन और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलीगेशन। बिकॉज रेलीगेशन अगर आप समझा दें इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, प्रमोशन रेलीगेशन फुटबॉल का होता क्या है? आईएसएल इज द टॉप लीग, आईएसएल सबसे ऊपर है, उसके नीचे आई लीग है। तो मिड सीजन में क्या होता है कि अगर मिड सीजन में जो टीम 5th है वो फर्स्ट आ ही नहीं सकती, टॉप 4, टॉप 3, टॉप 2 में नहीं आ सकती। तो 5th वाली टीम के पास कोई रीजन नहीं है मैचेस खेलने का, बस आएंगे, खेलेंगे, चले जाए। रेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जो बॉटम 2 टीम्स होंगी ना, या 2 टीम्स होंगी या 3 टीम्स होंगी, वो एक लेवल नीचे चली जाएंगी, जैसे आईएसएल की टीम्स आई लीग में चली जाएंगी। बिल्कुल। तो इससे होता क्या है कि हर टीम के पास रीजन है खेलने का, कि अगर मैं बुरा खेलूंगा तो शायद मैं आई लीग में चला जाऊं, एक लेवल नीचे चला जाऊं, और मेरे को रिप्लेस कौन करेगा? 2 आई लीग की जो टॉप लेवल की टीम होगी वो प्रमोट होकर ऊपर आएंगी, और आईएसएल की जो बॉटम 3 टीम्स होंगी वो रेलीगेट होकर नीचे जाएंगी। तो रेलीगेशन आने से फायदा ये होगा कि हम लोग के ऊपर थोड़ी सी तलवार आएगी परफॉर्मेंस को लेकर, कि तुम स्टैग्नेंट नहीं रह सकते हो, तुमको आउटपुट क्रिएट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। तो मेरिट अपने आप ऊपर आ जाएगी। अभी मेरिट नहीं है टॉप लेवल, अभी जो लोग टॉप लेवल पे हैं वो वहां पर नॉन मेरिटोस रीजन से, मेरिटोस रीजन से वहां पे नहीं है। बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो कि जिनको आई लीग में पिटाई हो जाएगी, लेकिन वो कंसिस्टेंटली आईएसएल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई रेलीगेशन नहीं है, और तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब मैं हवा में आप कहोगे कि यार नहीं होगी, आई लीग में हो जाके जीत जाएंगे। जब तक तुम आओगे नहीं, पता कैसे चलेगा? जब तक तुम आओगे नहीं, तुम ड्यूरेंट कप में तो अभी भी हम लोग देखते हैं आईएसएल की टीमें हारती हैं। स्टेट लीग, जब हमारी आई लीग सेकंड डिवीजन होती है तो बहुत सारी ये क्लब्स अपनी रिजर्व टीम्स डालते हैं जो नहीं कर पाते अच्छा आई लीग सेकंड डिवीजन टीम्स के सामने, जो हारते हैं उनसे। तो द पॉइंट इज कि ना, इनके लिए पनिशमेंट नहीं है कोई। मैं अच्छा खेलूंगा तो मेरे लिए रिवॉर्ड होना चाहिए, पर अगर मैं बुरा खेलता हूँ मेरे लिए पनिशमेंट का भी डर होना चाहिए। तभी मैं अपना एक सर्टेन लेवल मेंटेन करूंगा, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड बनेगा कि हमारे नेशनल लेवल कंपटीशन का ये लेवल है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगर जिस दिन हमारा रेलीगेशन प्रमोशन एक्चुअली स्टार्ट हो गया, कोई डमी रेलीगेशन प्रमोशन नहीं कि आपने क्लॉज इंसर्ट कर दिया कि आपको 18 करोड़ देने पड़ेंगे, वो सब नहीं, एक्चुअल प्रमोशन रेलीगेशन अगर स्टार्ट हो गया और स्टेट लीग्स में कंपल्शन हो गया, लीग्स का, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट में कंपल्शन हो गया लीग्स का, कि हर डिस्ट्रिक्ट में लीग होनी चाहिए, हमारा फुटबॉल फिक्स हो जाएगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मेरिट ऊपर आ जाएगी, अपने आप जो लड़के अच्छे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, अपने जो कोचेज अच्छे हैं ऊपर आ जाएंगे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। बट इट इज इजी। मैं आपसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहूंगा फ्यूचर से भारतीय फुटबॉल के। अगर ये चीजें जो आपने बताई अभी, 2-3 क्विक स्टेप्स आपने अभी बताया ना कि इसको हम ठीक कर लें आने वाले 1 साल 2 साल में, तो फ्यूचर हमारा आप कैसे देखते हैं? मैं वर्ल्ड लेवल के फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। एशियन लेवल तो अच्छी चीज है, एशियन लेवल तक पहले पहुंचना है, फिर हमें वर्ल्ड लेवल पहुंचना है, क्योंकि हमारा भी सपना होगा या हमारे आने वाले जनरेशन का भी सपना होगा कि भारतीय टीम को फीफा वर्ल्ड कप खेलते हुए देखें। तो जो चीजें आप बता रहे हैं, क्या उसको ठीक करने से हमारी टीम फीफा खेलते हुए आपको नजर आएगी? मेरा सवाल ये है। जो हमारा करंट स्टेट ऑफ इंडियन फुटबॉल है, मैं अगले 100 साल में वर्ल्ड कप नहीं खेल, दैट्स अ अनफॉर्चुनेट रियलिटी। जो कितना ही आपको कोई पट्टी बढ़ा दे, अनलेस कोई एक, जैसे मिनर्वा वालों ने अपना एक वर्ल्ड कप 34 प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है कि वो कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड कप 34 टारगेट करके अपने, तो मतलब वो एक इंडिविजुअल ओनरशिप हो गई ना। बिल्कुल। हमारा जो एएफसी का करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसमें तो हम 100 साल में भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। अनलेस मैं अपनी इंडिविजुअल ओनरशिप में कुछ ऐसा भयंकर कर दूं, या आप कर दो, कोई व्यूअर कर दे, उसी केस में कुछ हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होएगा। क्योंकि एज ऑफ नाउ जो स्टेटस है उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन जब तक प्लेयर मैच नहीं खेलेगा हम लोग बहुत पीछे हैं। मैं वही कह रहा था कि जो चीजें आपने बताई, जैसे कॉम्पिटिशंस में नंबर, अगर प्रमोशन रेलीगेशन आ जाए, तो हम बहुत विद इन नेक्स्ट 10 इयर्स हम एशियन लेवल पे कम्पीट कर लेंगे बहुत इजीली, बिकॉज हमारा टैलेंट पूल बहुत बड़ा है।
जितना टैलेंट पूल पूरे यूरोप के पास है, न्यूमेरिकली उतना हमारे इंडिया के पास। इंडिया इज वर्चुअली कॉन्टिनेंट। तो अगर हम इंटरनल कंपटीशन को स्ट्रांग कर दें कि लाइक नॉर्थ ईस्ट का कंपटीशन अगर हम साउथ से कर दें, साउथ का कंपटीशन नॉर्थ से कर दें, कि इंटर स्टेट्स में अगर कंपटीशन अच्छे हो जाए कि यार एमपी से टैलेंट आ रहा है, छत्तीसगढ़ से, बिहार और यूपी, सोचो इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। जब हम लोकसभा इलेक्शन होते हैं, बिहार और यूपी से डिसाइड होता है कौन पीएम मिलेगा, बट बिहार और यूपी का जीरो कंट्रीब्यूशन है। तो पाकिस्तान से ही बड़ा है यूपी की पॉपुलेशन। इट शुड ब्लो योर माइंड कि हम अपने देश के सबसे बड़े टैलेंट पूल में से एक भी टैलेंट उठाते हैं। अच्छा, सोच के देखो, लीडिंग होती है। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, थैंक यू टू एवरीवन जो ये इंटरव्यू देख रहा था, और हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्रेजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, थैंक यू।